Assalamu alaikum. Dear students, in this video we are going to discuss gender equality. जब हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो एक टॉपिक which has gained popularity among CSS aspirants is gender equality is a myth. ये टॉपिक तो खैर जाहिर बात है कि ऑब्वियसली पॉपुलर भी है, लेकिन एक दफा जब टॉपिक आ जाता है तो वो दोबारा नहीं आता. जो हमने 2019 में देखा वो कहते हैं जी न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान. जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ. दोबारा टॉपिक कभी रिपीट नहीं होता, उसकी डायरेक्शन वो हो सकती है लेकिन अल्फाज बदल जाते हैं. वो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था और क्योंकि उसमें मार्जिन था डिस्कशन का. जब हम कहते हैं न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान तो ये बहुत नैरो डाउन हो जाता है. तो जब आपने पेपर में तैयारी करनी है तो आपने तैयारी करनी है ब्रॉड टॉपिक की. तो जब आप ज्यादा चीजें तैयार करेंगे तो उसमें आपके पास मार्जिन ज्यादा है. वो नैरो डाउन करके देगा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से फायदा उठा के आप उसको आगे डिस्कशन कर सकते हैं. अब जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ की जब बात की जाती है तो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ का मतलब ये है कि जेंडर इक्वालिटी मुआशरे में पाई नहीं जाती. हमने औरतों को और मर्दों को यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद इक्वल राइट्स जरूर दिए हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे हैव बिकम इक्वल बिकॉज दे हैवंट. तो मुआशरे के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है वो कंटिन्यू करती है. ठीक है. सो हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ. ये मिथ है, ये झूठ है, ये फॉल्सिफिकेशन है कि जेंडर इक्वालिटी पाई जाती है, क्योंकि जो चीज पाई जाती है वो है जेंडर इनइक्वालिटी. ठीक है. अगर हम इसका उल्टा देखें तो वो होगा जेंडर इनइक्वालिटी इज अ रियलिटी. अब जब हम जेंडर की बात करते हैं और हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो there are so many male students who have already made up their mind कि अगर जेंडर पे ऐसे आ गया तो वो नहीं करेंगे. ओके, दैट इज फाइन, लेकिन एटलीस्ट यू मस्ट प्रैक्टिस एट होम, ताकि जब आपने घर में जेंडर पे एक दफा ऐसे लिखा होगा और पेपर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो एटलीस्ट अगर आप पेपर में बैठ के लिखेंगे तो आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि आपने घर में प्रैक्टिस करके कर दी है. अब जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करेंगे, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को मैंने बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग से हटके रखा है, थोड़ा सा देयर इज अ डिफरेंस. तो आप इसकी पूरी शक्ल देखेंगे तो ये मैंने इसको एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, जिसमें आपने अपने ब्रेन को स्टॉर्म किया और जो आइडियाज आपके पास आए दे आर स्कैटर्ड ऑन द बोर्ड. सो माय आइडियाज आर एवरीवेयर स्कैटर्ड ऑन द बोर्ड. तो मैंने सारे के सारे आइडियाज जो है वो यहाँ पे लिख दिए हैं. सो दिस इज अनदर वे ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कि ट्रेडिशनली यूज होती है. मुझे इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम सीएसएस का पेपर कर रहे हैं तो जाहिर बात है हमने 3 घंटे में ऐसे लिखना है, ऐसे भी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहिए. उस वक्त अगर हम पहले ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर हम जाके उसको बुलेट्स में अरेंज करेंगे, इट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. और ये वो वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग है जो कि 1.5 घंटे में होगी. मैं आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कराती हूँ 6 पैरामीटर्स के ऊपर, वो ज्यादा जल्दी हो जाती है. ये जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ये आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आधे घंटे में इसलिए खत्म होगी क्योंकि मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले की हुई है. जब आप पेपर में बैठ के उस टॉपिक के ऊपर सोचना शुरू करेंगे और लिखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कंज्यूम मोर टाइम. और फिर आपने इन्हीं सारी बुलेट्स को अरेंज करना है एंड देन यू हैव टू राइट योर आउटलाइन. तो उसका ऑर्डर भी गलत होगा, चीजें रैंडम होंगी, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ये वाली है यू कैन ऑल्सो गो विद इट. मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप में से वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह से की हुई है उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं. दिस इज वैलिड. इट इज मोर अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस. For me, I find those 6 variables to be more practically organized for writing an essay. So, उस वाली brainstorming के अंदर it is going to take you maximum 45 minutes in finishing your essay. Anyways, let's go through this brainstorming. जब हम gender की बात करते हैं तो हमारे जहन में gender का लफ्ज आता है और साथ ही लफ्ज आता है sex. जेंडर जो है ये है आपका एक सोशल कंस्ट्रक्ट. सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि ये चीज सोसाइटी ने बनाई है. ठीक है. जैसे राइट और रॉन्ग सोसाइटी ने बनाया है. जब हम बात करते हैं सेक्स की तो दैट इज योर बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि ये बायोलॉजी है, ये नेचर है. हमारे पास एक बड़ी अच्छी थ्योरी आती है, आपके साथ मैंने लिंक भी शेयर किया होगा, जो मिशोनी की किताब है सोशियोलॉजी, उसके अंदर अगर आप देखें तो मार्गरेट मीड की थ्योरी आती है हमारे पास. एक मार्गरेट मीड और दूसरी सिमोन डब्वा जिसने सेकंड सेक्स किताब लिखी थी. मार्गरेट मीड की थ्योरी ये है कि जब हम एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे में जाते हैं तो जो हमारे पास जेंडर होती है वो बदल जाती है. ठीक है. जैसे ही हमारे पास जेंडर बदलती है तो जाहिरी बात है एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे में जाके जब हमारी जेंडर की इंटरप्रिटेशन बदल गई,
मैस्कुलिन फेमिनिन की इंटरप्रिटेशन बदल गई, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जेंडर जो है ये एक सोशल फिनोमिनन है, ना कि एक नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसलिए एक सोसाइटी से जब दूसरी सोसाइटी में जाते हैं तो जेंडर जो है उसकी तारीफ बदल जाती है। वो चीजें जिन्हें हम मैस्कुलिन कहते हैं, जिन्हें फेमिनिन कहते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो बदल जाती हैं। एक मुआशरे के अंदर ये अच्छा समझा जाता है, जेंटलमैन हम उस आदमी को कहते हैं, शिवलरस बिहेवियर उस इंसान का होता है जो औरत के लिए कुर्सी पीछे करता है, जो उसके लिए दरवाजा खोलता है। लेकिन अगर हम एक और मुआशरे के अंदर देखें तो वहां पे एक ऐसा इंसान या एक ऐसा आदमी जो औरतों को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होगा या अपनी वाइफ को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होगा, इवन इन आवर सोसाइटी वी कॉल दैट पर्सन ज़नमुरीद। अच्छा, अब ये जो इंटरप्रिटेशन चेंज हुई है, ये इंटरप्रिटेशन चेंज हुई क्यों? क्योंकि जेंडर की जो सोसाइटी है वो एक मुआशरे में, जेंडर की जो डेफिनेशन है वो एक मुआशरे में कुछ होगी और दूसरे मुआशरे में कुछ और होगी। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लेकिन सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ साइंटिफिक ट्रूथ। तो हम किसी भी मुआशरे में चले जाएं, मर्द और औरत की जो डेफिनेशन होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बच्चे का बिहेवियर देख के बताएंगे कि ये अच्छा मर्द है या नहीं है, वी जस्ट नो कि ये मेल है या ये फीमेल है। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, वी हैव दिस डिस्टिंक्शन। तो ये फर्क है जेंडर और सेक्स के अंदर कि वन इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, द अदर वन इज सोशल कंस्ट्रक्ट। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास चार चीजें आई, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड यूनिक्स। Transgender are those people who say that they are born with the wrong body. ठीक है, if I am born a man and I don't feel comfortable because I feel like a woman, तो ऐसे इंसान को ट्रांसजेंडर कहते हैं। यूनिक्स वो हैं who are born with sexual abnormalities। ठीक है, तो उनमें कोई abnormality होती है कि वो पूरे मर्द नहीं होंगे या पूरे औरत नहीं होंगे। ये वाले जो दोनों लोग हैं इनको कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंदर हम इंटरसेक्स ग्रुप के अंदर इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, जेंडर के ऊपर जब ऐसे आता है तो जिसकी हम इसेंशियली बात कर रहे होते हैं वो ये मेल फीमेल इक्वेशन होती है। लेकिन आपको पता है कि जितना काम हो गया है पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए, तो उसके बाद बईद नहीं है कि आपको जब ऐसे आए तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर लिया जाए कि ये जो हमारे पास क्वेयर लोग हैं इनके लिए क्या करना चाहिए। और जब हम पाकिस्तान में न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्वेयर थ्योरी आती है कि जो लोग क्वेयर हैं, जिन्हें प्रोफेन, जिन्हें डस्ट समझा जाता है, डर्ट समझा जाता है मुआशरे के अंदर, ये इंसान है या क्यों नहीं इनको इंसान समझा जाता। ठीक है, वो हमारे पास क्वेयर थ्योरी आती है। अच्छी बात यह है कि आप जेंडर के अंदर इनको इंक्लूड करें कि इनकी कैसे मार्जिनलाइजेशन होती है, इनकी कैसे परसिक्यूशन होती है, इनके कैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली जो अभी तक डिबेट चलती है वो मेल एंड फीमेल के ऊपर ज्यादातर फोकस्ड रहती है। व्हाई? बिकॉज इनकी परसेंटेज कम है और आदमी और औरतों की परसेंटेज 50% है। तो हमारे पास हर एस्से के अंदर देयर इज स्केल ऑफ अ प्रॉब्लम। तो जब स्केल ज्यादा बड़ा है तो जाहिरी बात है कि हमने उसको वेटेज ज्यादा देनी होती है। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया जेंडर एंड सेक्स का। जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी। इक्वालिटी ये है कि मर्दों और औरतों को एक जैसे राइट्स हासिल हैं, लेकिन इक्विटी ये होती है कि जितनी, लेट्स से अब अगर हम औरतों को आज एम्पावर करना शुरू करें, आज इक्वालिटी दें, तो हम औरतों को इक्वालिटी नहीं देते, हम कहते हैं इन्हें एम्पावर करो, हम औरतों को कोटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि वो गिवन सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, वो अपनी जगह बना सकें। तो अगर हम इक्वालिटी पे छोड़ देंगे तो वो इतनी ज्यादा बैकवर्ड है कि उनके लिए इक्वल फुटिंग पे आके उस चीज के लिए कंटेस्ट करना मुश्किल है। तो हम जब उन्हें इक्विटी देते हैं, हम उन्हें कोटा देते हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उतना फैसिलिटेट करते हैं जितना फैसिलिटेट होने की उन्हें जरूरत है, तो हमारे पास आता है जेंडर इक्विटी। तो हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी है जिसको जितनी जरूरत है उसके मुताबिक उसको अकोमोडेट करना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट वैसे ही पता होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। अगर आप इस जेंडर इक्वालिटी को चेंज कर देंगे जेंडर इक्विटी के साथ, तो आपका इससे जो होगा वो इनकोहेरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको टॉपिक कोई दिया गया है और आप किसी और टॉपिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में आगे जाएंगे तो आप ये देखिए कि जेंडर जो है ना, जेंडर इक्वालिटी, दिस इज 5th गोल ऑफ SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, सो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हर चीज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो जेंडर हो। ये 5th गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है, जब हम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान 143rd पोजीशन के ऊपर पाया जाता है। जब भी आपने किसी इंडेक्स की बात करनी हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको उसके पैरामीटर्स पता है। आपने किसी सर्वे की बात करनी हो, किसी रिपोर्ट की बात करनी हो, आपको उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए। इसमें पाकिस्तान 143rd पोजीशन पे है, सेकंड लास्ट पोजीशन है पाकिस्तान की, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक है जेंडर गैप, जो वेज गैप है, ठीक है। सो एक तो गैप पाया जाता है जेंडर्स के दरमियान में, वेज गैप, और दूसरी जो चीज है वो है हेल्थ फैसिलिटीज। तो ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान का और सऊदी अरब का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ा फर्क है कि वहां पे जो फैसिलिटीज औरतों को प्रोवाइड की जाती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो बुरे तरीके से अफेक्ट हुई है। किसी भी इंडेक्स को, किसी भी रिपोर्ट को कोट करते हुए उसके पैरामीटर जरूर देख लिया करें, ठीक है। सो हमारे पास ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं, बट वी मस्ट हैव एप्रोप्रिएट डाटा। और अगर आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान है तो यू शुड बी एबल टू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स। अब जब हम बात करते हैं कि हाँ जी जेंडर इनइक्वालिटी है और मुआशरे के अंदर ये मिथ है कि जेंडर इक्वालिटी पाई जाती है, जबकि जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है, तो हमारे पास 2 तरह के फैमिली सिस्टम्स आते हैं। एक है पेट्रियार्की और एक है मेट्रियार्की। पेट्रियार्की से हमारे पास आता है पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो ये जो पेट्रियार्की है और मेट्रियार्की, अब इन दोनों में होता क्या है? पेट्रियार्की में फादर, पितर, ठीक है, फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। मेट्रियार्की में मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये जो फर्क है ये बहुत बड़ा फर्क है कि माँ हेड ऑफ द फैमिली है या बाप हेड ऑफ द फैमिली है। जब माँ हेड ऑफ द फैमिली है तो वो मेट्रियार्की सिस्टम था जो कि एंशिएंट अफ्रीकन सोसाइटीज में पाया जाता था। और जब हम ये जो हमने बात की थी कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, अफ्रीकन सोसाइटीज के अंदर हर्माफ्रोडाइटिस जो थे, दोज पीपल हु आर बोर्न विद बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, ऐसे जो लोग थे उनको तो खुदा के तौर पे पूजा जाता था, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट है जो चेंज हुआ है। ट्रांसजेंडर्स जो थे वो सारे मोगल कोड के अंदर, टर्किश कोड के अंदर ये लोग हरम का हिस्सा होते थे, इनको पावर पॉलिटिक्स में शामिल किया जाता था। लेकिन जहां पे कॉलोनाइजेशन का हम प्रोसेस देखते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया, वहीं पे सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर्स का रोल भी था कि उसको चेंज किया गया और उन्हें रिडिक्यूल करके एक तरह से हमने स्टेट को भी या सिस्टम को भी रिडिक्यूल किया, जो कि मोनार्की का सिस्टम इंडिया के अंदर प्रेवलेंट था। जब हम पेट्रियार्की या पेट्रियार्कल माइंडसेट की बात करते हैं तो वो माइंडसेट ये है कि आदमी जो है उसको सुपीरियरिटी हासिल है औरत के ऊपर, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पहले हम ये कहते हैं कि वो है ब्रेड विनर। तो डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि जो बंदा ब्रेड विनर होता है उसकी विल चलती है। हम ब्रेड विनर से कहते हैं कि वो साइकोलॉजिकली भी सुपीरियर है, उसको डिसीजन मेकिंग जो है उसकी पावर भी देते हैं, और हम उसको हर तरह से सुपीरियर कंसिडर कर लेते हैं दूसरी जेंडर के ऊपर। और जब हम किसी को कंसिडर करते हैं कि वो सुपीरियर है और उसको ये राइट देते हैं कि वो दूसरे को एडमॉनिश कर सके, तो हमारे पास एक सोशल बिहेवियर आता है, एक तरीका आता है जिससे हम मैनिफेस्ट करते हैं अपनी अथॉरिटी को सोशल डायनामिक्स में, जिसे कहते हैं वायलेंस। वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। ये पास पेपर का टॉपिक भी है। हम जब वायलेंस की बात करते हैं तो वायलेंस एज अ टूल यूज किया जाता है किसी को टेम करने के लिए। आप अगर अपनी मुआशरे के अंदर हम देखें ना, एक बड़ी आम सा एक है कि आपने टीवी में देखा कि एक आदमी था, वो उसने 2 शादियां की हुई थी, तीसरी शादी के लिए जा रहा था तो उसकी बीवी उसको मार रही है और वो बार बार क्लिप चल रहा है, आपको हंसी आ रही है, दूसरों को हंसी आ रही है और हम उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह किसी बीवी ने शौहर को मारा तो हमने लतीफा पढ़ा, हमें बड़ी हंसी आई कि ओह ये क्या हो गया, और आदमी जो है अपनी बीवियों से डरते हैं। When we talk about a woman beating a man, it becomes a laughing stock. But when we talk about a man beating a woman, it becomes a tragedy. ये सोशल रियलिटीज का फर्क होता है। तो हम तो रिडिक्यूल करते हैं इस बात को कि आदमी को औरत से मार पड़ी, क्योंकि ये बहुत कम होता है। लेकिन जब औरत के ऊपर वायलेंस की बात होती है तो ये एक इतना कॉमन सोशल फिनोमिनन है, दिस इज सच अ ट्रेजेडी दैट वन वे और अनदर वी ऑल नो
more than one women, we know few women who have become a part of this violence. एक जेंडर को हम दूसरी जेंडर के ना सिर्फ राइट्स बल्कि उसको फिजिकली उसको अब्यूज करने का राइट देते हैं. राइट्स तो वायलेट होते ही हैं, लेकिन फिजिकल अब्यूज का राइट देते हैं, क्योंकि एक जेंडर दूसरी जेंडर से ज्यादा समझदार है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको ज्यादा बेहतर चीजों का पता है. ठीक है, जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो औरतें और ट्रांसजेंडर, जब हम इन्हें कहते हैं कि दे आर माइनॉरिटीज, ये इसलिए माइनॉरिटीज हैं क्योंकि ये उस वायलेंस का विक्टिम बनती हैं. नो वन वांट्स द फेट ऑफ माइनॉरिटीज के अंदर हम बात करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज की, लेकिन जेंडर की भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि जेंडर में जाते हैं वो पूरा आईआर का नैरेटिव बन जाता है. दैट इज टोटली फाइन इफ यू डोंट वांट टू डू इट, लेकिन वायलेंस को यूज किया जाता है, एक जेंडर दूसरी जेंडर को सबड्यू करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल करती है. जब हम वायलेंस की बात करते हैं, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, वर्बल अब्यूज, हैरेसमेंट. फिजिकल वायलेंस की एक्सट्रीम है ऑनर किलिंग, आप मार दें किसी को. ठीक है, सो ये जेंडर कंस्ट्रक्ट है कि हम ऑनर को एसोसिएट करते हैं अपनी औरत के साथ. एसिड थ्रोइंग, औरत के ऊपर एसिड फेंक दिया क्योंकि उसने इनकार कर दिया आपको. ठीक है, लिंचिंग, आग लगा दी. अब मैंने इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर एक चीज आपको दिखाने के लिए की है, वो है ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन ये होता है कि आपने जब चीजों को ऑर्गेनाइज किया तो उसको ऑर्डर क्या रखा है. अब मैंने ऑनर किलिंग नंबर 1 पे रखा है, एसिड थ्रोइंग नंबर 2 पे रखा है और लिंचिंग नंबर 3 पे रखा है. नाउ देयर इज समथिंग रॉन्ग. लिंचिंग ज्यादा सवेयर है और एसिड थ्रोइंग कम सवेयर है. तो जब हमें इंफॉर्मेशन देनी है उसका ऑर्डर, वो जो लॉजिकल ऑर्डर हमने पैराग्राफ में डिस्कस किया था, वो लॉजिकल ऑर्डर ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डेविस्टेटिंग से लीस्ट डेविस्टेटिंग. इसी के अंदर आपकी कारोबारी आ जाती है. ठीक है, इसी के अंदर आपकी कुरान के साथ शादी आ जाती है. अब कुरान के साथ जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एक्चुअली दैट यू आर किलिंग समवन, लेकिन ऑब्वियसली आपने उसके ऊपर साइकोलॉजिकल वायलेंस भी की है. ठीक है, आपने उसके सारे के सारे राइट्स ही वायलेट कर दिए हैं कि आपने उसको मतलब यू हैव जस्ट रिड्यूस दैट पर्सन टू अ बुक, तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, अच्छा, सेक्सुअल वायलेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास रेप है. ठीक है, साइकोलॉजिकल वायलेंस में थ्रेट्स भी है, ब्लैकमेलिंग भी है. इकोनॉमिक वायलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम देखते हैं कि जब हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को पॉकेट मनी नहीं देते. इवन आई हैव रेड समवेयर कि देयर इज इमोशनल वायलेंस, जब आप किसी के साथ बातचीत करना बंद कर दें और उस आदमी को गिल्टी फील कराएं, तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल वायलेंस. वी हैव वर्बल अब्यूज, जिसमें आप गालम गलोच करते हैं. ठीक है, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे होती है. हैरेसमेंट आपके इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर या शादी के अंदर देयर इज नो हैरेसमेंट. इमोशनल अब्यूज है, इकोनॉमिक अब्यूज है, वर्बल अब्यूज है, आप साइकोलॉजिकल वायलेंस करते हैं, ये वाली सारी चीजें पाई जाती हैं. सो वायलेंस को देखना बहुत जरूरी है और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर आप वायलेंस के पैरामीटर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से औरतों की कंडीशन को बता सकते हैं. और औरतों की जो कंडीशन है उससे 1000 गुना जो बुरी कंडीशन है वो है एक ट्रांसजेंडर की, कि मरी रोड के ऊपर एक ट्रांसजेंडर जा रहा है और उस ट्रांसजेंडर को लोग, वो जा रहा है, उसने कुछ नहीं कहा, और उसको लोग पत्थर मारते हैं, उसे मारना शुरू करते हैं और वो मर जाता है. सो दिस इज सो वियर्ड. सो अगर आपने एक औरत को हैरास करना है या उसको सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं तो यू माइट डू इट इन प्राइवेट, लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर जा रहा है तो आप उसको वहीं पे मारना शुरू कर देंगे, उसे तंग करना शुरू कर देंगे, उसको सेक्सुअली अब्यूज कर देंगे. दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. और मुआशरा खड़ा देखता है क्योंकि वो इंसान नहीं है. सो ये एक ह्यूमन कंडीशन है जिसको हमें फाइट ऑफ करना चाहिए. हमें चाहिए कि हम इसको खत्म करें अपने जहन से भी और अपने मुआशरे से भी. सो वायलेंस के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है. अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं कि वायलेंस के ऊपर बात करना चाहिए, राइट्स वायलेट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने तो बात किया था कि आप उनको फिजिकली वायलेट कर रहे हैं. राइट्स की भी तो वायलेशन है. तो राइट्स कौन से वायलेट होते हैं? जब सुफ्रेज मूवमेंट की हम बात करते हैं कि औरतों ने कहा जी हमें राइट्स दो, तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी. तो वो राइट्स कौन से थे? वो उनका पॉलिटिकल राइट, उनका भाई राइट टू वोट दो. ठीक है, तो पूरी की पूरी सुफ्रेज मूवमेंट है हमारे पास जो कि 20वीं सेंचुरी में शुरू होती है और फिर हम देखते हैं कि ग्रेजुअली कैसे औरतों को उनके राइट्स दिए गए. जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट टू वोट है. पाकिस्तान के अंदर देयर आर एरियाज जहां पे औरतों ने पहली दफा वोट कास्ट किया. राइट टू एजुकेशन, तो अगर बेटे और बेटी की तालीम में से हमें चूज करना है तो हम बेटे को पढ़ाएंगे. अगर स्कूल बहुत दूर है तो बेटी घर रहेगी, बेटा स्कूल जाएगा.
अगर हमारे पास पैसे हैं, हम दोनों को पढ़ा सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सवाल है तो हम बेटे को पढ़ाएंगे। राइट टू लाइफ, इफ अ वुमन हैज कंसीव्ड और उसने चूज करना है, ठीक है, जैसे चाइना के अंदर हमें वन चाइल्ड पॉलिसी नजर आती है, तो जिस बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं वो है मेल चाइल्ड, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, ठीक है। इन्फेंटिसाइड जो है वो फीमेल फीटस का ज्यादा होता है, मेल फीटस का कम होता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जहाँ पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वहां पे बेटी पैदा करना या बेटी होना दैट ऑफन बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो राइट टू लाइफ भी नहीं आप देते, ये है पैदा होने से पहले। और जिंदगी के अंदर जहां राइट टू लाइफ वायलेट होता है वो है आपका ऑनर किलिंग। जो मलाला यूसुफजई है उसको राइट टू एजुकेशन जो था वो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं दे रहे थे, और उसका जो राइट टू लाइफ था उसको वायलेट करने की कोशिश की गई, उसे मारने की कोशिश की गई। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह शी सर्वाइव्ड इट, लेकिन हम इन राइट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली वायलेट करते हैं। राइट टू स्पीच, औरत को बोलने का हक नहीं दिया जाता। राइट टू फ्री थॉट नहीं दिया जाता कि शी कैन हैव हर ओन ओपिनियन। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन मेनी अदर राइट्स। राइट टू फ्री मूवमेंट है और आपका कंसेंट है। तो हम बहुत सारे राइट्स हैं जो नहीं देते हैं औरतों को, राइट्स जो हैं वो वायलेट हो जाते हैं। अब जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी की भी बात करते हैं तो हमारे सामने जब हम ये सारे फैक्टर्स लेकर आते हैं कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से औरत, ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये एक मिथ है, तो एक तो है मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन। ये जो मार्जिनलाइजेशन है ये सोशल भी है, ये इकोनॉमिक भी है और ये पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऐसे है कि राइट टू वोट ही नहीं दिया, मतलब स्टेट ने तो दे दिया है लेकिन लोग नहीं जाने देते, सो आपको राइट टू वोट नहीं है। अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं भाई किसको देना है, आप इलेक्शन को कंटेस्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। स्टेट ने आपको राइट्स दिए हैं लेकिन आपकी सोशल मार्जिनलाइजेशन और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो रही है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन वहां पर होगी जहां पे स्टेट ने ही आपको राइट्स नहीं दिए। ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन ये होती है कि हमने औरत को एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ग्लैमराइज कर दिया है। तो हम मीडिया के ऊपर चैनल देखते हैं जहां पे एक बंदा है, एक ओपिनियन लीडर है जो बैठा हुआ बात कर रहा है, उसके सामने एक लड़की बैठी है सिर्फ कहकहा लगाने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास एक एड है, उस एड के अंदर कोई तुक नहीं है, तो बाइक का एड है लेकिन उस बाइक के एड में लड़की है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, की औरत को एक ऑब्जेक्ट बना के प्रेजेंट किया जाता है कि वो उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, ग्लैमर ऐड करते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन होती है रिलीजन की, तो हमारा वो ट्रेडिशनल बैकवर्ड माइंडसेट आता है जिसमें हम समझते हैं कि ये जायज है कि हम औरतों को बैकवर्ड रखें। सोशल टैबूज एंड स्टिग्मास जो होते हैं वो औरत के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जैसे ऑनर्ड है तो वो औरत के साथ एसोसिएट किया गया है। वही काम अगर एक औरत करे तो वो गलत है, लेकिन अगर एक लड़का करे तो ही कैन गेट अवे विद इट। सोशल टैबूज एंड स्टिग्मास जो होते हैं वो औरत के साथ रिलेट किए जाते हैं, और इन सारी चीजें, मतलब ये इस तरह से हम औरतों को साइडलाइन करते हैं। जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल नहीं होती क्योंकि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉवर्टी और लो लिटरेसी। गुर्बत जहां पर होती है वहां पे आप लोगों को अवेयर नहीं देखते, दे डोंट हैव अवेयरनेस, ठीक है, क्योंकि उनके मसाइल और होते हैं। तो गरीब मुल्कों के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जहां जो बंदा पैसा लेकर आ रहा होता है, जो अर्न कर रहा होता है, वो डिक्टेट करता है कि घर कैसा होगा या घर का माहौल कैसा होगा या कौन कैसे रहेगा। लो लिटरेसी रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम देखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, औरतों को मालूम ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको राइट टू कंसेंट नहीं दिया जाता, उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी कोई विल ही नहीं है, कोई ओपिनियन ही नहीं है, दे कांट स्पीक व्हाट दे थिंक। सो ये लो लिटरेसी रेट और पॉवर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि काम करते हैं मुआशरे के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी को प्रिवेल करने के लिए। जब हम बात करते हैं कि इसको सारे को, जेंडर इनइक्वालिटी जो है इसको एड्रेस कैसे किया जाए या जेंडर इक्वालिटी को कैसे मुआशरे में लेकर आए, तो हमारे पास दो चीजें हैं जो कि सोल्यूशन का काम करती हैं। एक है मीडिया और एक है एजुकेशन। हर प्रॉब्लम का हल मीडिया से है या एजुकेशन से। मीडिया से मेरी मुराद है मैस मीडिया, जिसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर शामिल है। रेडियो का आपको पता है ट्रेंड नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन टीवी इज देयर, तो टीवी के अंदर पाया जाता है मीडिया के अंदर। और टीवी जो है उसके थ्रू, मीडिया के थ्रू मुआशरे में जो चीज आती है वो है अवेयरनेस, ठीक है।
जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन जो है वो एम्पावर करती है, वो इकोनॉमिकली एम्पावर करती है, वो इंटेलेक्चुअली एम्पावर करती है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, वो आपको एक स्किल देती है जिससे आप अपना, आपके पास स्किल आती है तो आप कोई काम कर सकते हैं, भले वो टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग हो, भले वो स्किल एज अ डॉक्टर हो, आपको एजुकेशन जो होती है वो एम्पावर करती है। तो हम मुआशरे में दो तरह से चेंज लाते हैं, मीडिया से और एजुकेशन से। जो लोग इलिटरेट हैं उनको अवेयरनेस दी जा सकती है मीडिया के थ्रू। तो हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जो प्रॉपर जो लेडी हेल्थ वर्कर की पूरी कैंपेन चल रही होती है वो मीडिया के थ्रू चलती है, पोलियो की कैंपेन मीडिया के थ्रू चलती है। फिर हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है उसके अंदर एक सिविक सेंस डेवलप की जाती है, एजुकेशन के थ्रू बच्चों को उनके राइट्स बताए जाते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम डिस्क्रिमिनेशन को कम करते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम बताते हैं कि भाई बच्चों आपके ये राइट्स हैं और आपकी ये ड्यूटीज हैं। तो ये दो हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हम जेंडर इक्वालिटी को एक रियलिटी बना सकते हैं। ठीक है, सो हमारे सामने जब ऐसे आता है और हम उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करते हैं तो ये भी एक तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का। लेकिन मुझे इसमें जाती तौर पे प्रॉब्लम ये है कि नाउ आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई एज अ राइटर आई डोंट नो व्हाट टू डू विद ऑल दीज आइडियाज। अब मुझे ये तो पता है कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, इसको मिथ नहीं होना चाहिए, इसको एक रियलिटी बनाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। मतलब आई एक्चुअली डोंट नो कि मैं अभी सारे से एक ऐसे बनाना है और मेरे पास वही 3 आवर्स का टाइम है और मुझे जल्दी जल्दी अपने आप को इनकम्पस करना है, सारी चीजों को आउटलाइन बनानी है। हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज ऑल दिस? सो जब हमने इन सारे पॉइंट्स को एक जगह पे कल्मिनेट करना है और हमने अपनी आउटलाइन बनानी है और पेपर के अंदर आउटलाइन बनाने और थीसिस स्टेटमेंट लिखने के अंदर ही हमारा 1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा, देन इट वुड बिकम सो डिफिकल्ट फॉर अस कि हम बाकी 1.5 घंटे के अंदर अपना एक ऐसा ऐसे प्रोड्यूस करें जो कि क्वालिटी को मीट करता हो, और वो भी तब जब हमने 1.5 घंटे में ऐसे लिखने के बाद उस ऐसे को प्रूफ रीड भी करना हो। सो आइडियाज आर गुड, वी हैव सो मेनी आइडियाज। अब जो हमारे पास एक डॉन्टिंग टास्क है वो ये है कि हम इस एस्से को के सारे पॉइंट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें। और अगर आप इस वाले सेक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स जो है उसके अंदर लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। मतलब कोई चीज सोशल टैबूज एंड स्टिग्मास जो है ये सबसे पहले आती है। ठीक है, तो हमने स्टिग्मा जो है वो औरत के साथ एसोसिएट कर दिया है, इसको कहाँ प्लेस करेंगे, हम मार्जिनलाइजेशन को कहाँ प्लेस करेंगे, हम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन को कहाँ प्लेस करेंगे। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हॉन्ट यू व्हेन यू आर मेकिंग एन आउटलाइन। जबकि जब हम दूसरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं जिसमें हम हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ की बात करते हैं, वहां पे जब हम कॉज पे जाते हैं तो हमारी जिंदगी इसलिए आसान है। जब हम वाई में जाके कॉज लिखते हैं तो हमें पता है कि कॉज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट, वी डोंट हैव टू स्ट्रगल विद सो मेनी वर्ड्स, वी जस्ट हैव टू गो इनटू कॉज सेक्शन और वहां पे जाके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज को पहले और लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉज को बाद में लिख देते हैं। उस आउटलाइन का उस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का फायदा ये है कि हम ज्यादा जल्दी अपनी आउटलाइन को तरतीब दे देते हैं और इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में दिस इज मोर कन्वीनियंट, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम और आपको ऑर्गेनाइज करने में चीजों को ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन ऑन द बोर्ड सो फार। आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक भी है और मुझे पहले ही पता है कि आप में से जितने लड़के हैं उन्होंने तो ये टॉपिक अटेम्प्ट करना ही नहीं है, और आप में से कुछ होंगे जो कह रहे होंगे मिस एक फेमिनिस्ट है। सो एनीवे व्हाटएवर यू बिलीव इन that is okay for me, I don't have a problem with it, but I personally suggest you that once go through this essay, ताकि अगर पेपर में आप पे ऐसा वक्त आ जाए कि आपको ये essay attempt करना पड़े तो आप इसको attempt कर सकते हो। Thank you so much, that is all in this lecture. I will see you in another video.